हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं CHSL के पेपर सेट आपके लिए लेकर आऊंगा और उसी प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं SSC CHSL 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। डेट को देखिएगा बहुत ध्यान से। डेट है 05/07/2024 और शिफ्ट नंबर 3 रहने वाली है। और एक और ज़रूरी चीज़, आज जो हम करने जा रहे हैं काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 19 हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। मैंने आपको कई बार बताया है कि कभी भी अगर इफ वाला स्ट्रक्चर आ जाए तो ध्यान रखिए, दो सेंटेंसेस होंगे। पहला वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी। कॉमा के बाद में जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आएगा विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट। अब देखिए यहां पर जो विल तो पहले ही दे दिया है, ये पहला सेंटेंस बना दिया है, बीच में हमने इफ लगा दिया और इफ के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे विल दिया हुआ है, विल नहीं आना चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है, और मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? बढ़ता हूं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पर। विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड द प्रॉपर गाइडेंस, शिवारमन हैज बिकम ए IPS ऑफिसर। मेहनत के साथ में और कमिटमेंट के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में शिवारमन एक IPS ऑफिसर बन गए। तो आ से लेके अंगा तक अगर आएगा तो आप एन का यूज करेंगे। का से लेके ज्ञा तक अगर आएगा तो आप ए का यूज करेंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा याद रखिए, IPS में जब बोला जा रहा है तो पहले आई आ रहा है, आ रहा है, तो ए नहीं आए। तो ए को काट कर क्या आना चाहिए बताइए। यहाँ पर ए को काटकर यहाँ पर एन का यूज होगा। आर्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल में से भी देखिए लगातार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इफ शी एक्सरसाइजेज डेली शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। अगर वो रोजाना एक्सरसाइज करती हैं तो वह स्वस्थ रहेंगी और एनर्जेटिक रहेंगी। देखिए वही स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगले वाले फॉर्मूले में यहाँ पर विल या वुड आना चाहिए, विल आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, इफ वाला स्ट्रक्चर, वो यही वाला स्ट्रक्चर आ गया है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। आंसर ए फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं। 4 में क्या दिया हुआ है, A owl is a bird which has wide eye। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी बड़ी आंखें होती हैं, asymmetrical ears and is found mostly in the forest। और ये जंगल में पाया जाता है। तो देखिए आउल में आ की आवाज आ रही है और अब मैं किसका यूज कर रहा हूँ, ए का। ये गलत है, मुझे किसका यूज करना चाहिए, एन का। तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल का क्वेश्चन किया था, ये वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर। अब जवानों हमारे पास में जो आ गया है वो आ गया है क्लोज पैसेज। रोमांटिक पोएट्री इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट इमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी। रोमांटिक पोएट्री का एक लिटरेरी मूवमेंट है जो कब उत्पन्न हुआ था, 18वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। एंड इट्स कंटिन्यूड थ्रू द मिड 19th सेंचुरी। और ये मिड 19th सेंचुरी तक ये चलता रहा। इट इज डैश बाय एन एम्फेसाइज ऑन द इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल। ये किस चीज को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है, इमेजिनेशन को दर्शाता है, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिकरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो लगेगा वो क्या लगेगा, 2 लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट फिर क्या बोलता है, रोमांटिक पोएट शॉट टू एक्सप्रेस देयर इनर मोस्ट थॉट्स फीलिंग थ्रू देयर पोएट्री। रोमांटिक पोएट्स क्या करते हैं, अपने जो अंदर के विचारधाराएं हैं, उनके जो मनोभाव हैं, उनको पोइट्री की मदद से शो करते हैं। ऑफन एक्सप्लोरिंग डैश सच लव ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी। जो ज्यादातर किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज को दर्शाते हैं, किस थीम पर होते हैं वो। प्रॉब्लम तो नहीं है, कंसर्न का मतलब किसी चीज के बारे में चिंता करना, आर्गुमेंट्स नहीं, थीम्स। वो किस थीम पे ज्यादातर चर्चा करते हैं, लव के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर या मॉर्टेलिटी, जीवन के ऊपर।
वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री इज इट्स यूज ऑफ लैंग्वेज। एक सबसे बड़ा जो डिफाइनिंग फीचर था रोमांटिक पोइट्री का था भाषा का प्रयोग करना, एंड इमेजिनरी टू इवोक द पावरफुल इमोशंस इन द रीडर्स, और रीडर्स के मन में पावरफुल इमोशंस को जगाना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है इसके अंदर। मैनी रोमांटिक पोएट्स सच एज द विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज। देखिए कुछ रोमांटिक पोएट्स के नाम आ गए जिनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं। डैश दैट पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। इन दोनों पोएट्स का ये मानना था कि क्या करते थे, इनका विश्वास था, इनका मानना था कि जो पोएट्री है उसको कैसा लिखा जाना चाहिए, उसको अच्छी भाषा में लिखा जाना चाहिए, नॉर्मल भाषा में। दे आर इनकॉर्पोरेटेड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड इनटू पोएट्री यूजिंग इट्स सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल्स। तो देखिए कुल मिला के इनका मानना यह है कि ज़्यादा टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही नेचर का जो डिस्क्रिप्शन है वो पोइट्री के माध्यम से बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इन्होंने लोगों को इंस्पायर भी किया, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी भी बताई इसी के द्वारा। डैश इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रोमेंट्री, इट्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। और अगर देखा जाए इसका जो एक और अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसका एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि रोमांटिक पोइट्री को व्यक्तिगत रूप से फोकस करना चाहिए और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। रोमांटिक पोएट्स बिलीव दैट, रोमांटिक पोएट्स का मानना है ईच पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज यूनिक एंड वैल्यूएबल, कि हर व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है, वैल्यूएबल होता है। एंड शॉर्ट टू कैप्चर दिस इंडिविजुअलिटी इन देयर राइटिंग, और वो क्या करता है अपनी राइटिंग के अंदर व्यक्ति के बारे में दर्शाता है। उस दिस लीड टू अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पर्सनल एक्सप्रेशन, और ये क्या करता है, पर्सनल अनुभव के ऊपर ज़्यादा दबाव देता है। इंट्रोस्पेक्शन इज द पोइट्री, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, आत्मनिरीक्षण करना। तो पोइट्री के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, एज वेल एज रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशन पोइट्री फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट। देखिए जो ट्रेडिशन से जो पोइट्री चली आ रही थी और उनके अपोजिट में अगर आप रोमांटिक पोइट्री लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लोग क्या करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं और ये ट्रेडिशनल पोइट्री के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी रिजेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। राजू इज सच अ डैश ऑलवेज प्राइंग इनटू द अदर बिजनेस। राजू एक ऐसा लड़का है जो दूसरों के बिजनेस में हमेशा क्या करता है, ताक झांक करता है। प्राइंग इनटू का मतलब क्या होता है, दूसरों के काम में ताक झांक करना। परकी का मतलब होता है व्यक्ति जो क्या हो, काफी ब्रेव हो, ब्रेव दिलेर हो। नॉइजी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता हो, ताक झांक करता रहता हो। चिकी का मतलब होता है मिस्टेक करने वाला व्यक्ति, जो मिस्टेक करता हो, गलती करता हो। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस यानी कि माइजर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 पर आ जाते हैं। ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिताजी से पूछा, व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर, अगला लेटर कब आएगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो बन जाता है कंजंक्शन, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में आपको रखना चाहिए सब्जेक्ट। तो देखिए ये वुड तो हमारे पास में मॉडल वर्ब है और ये हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द नेक्स्ट लेटर हमारे पास में सब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, द नेक्स्ट लेटर, फिर मॉडल वर्ब वुड आना चाहिए, फिर कम आना चाहिए। अगर कभी भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बीच में आता है तो वो कंजंक्शन बन जाता है। उसके तुरंत बाद में आपको हमेशा एक सब्जेक्ट का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए इनकरेक्ट स्पेल्ट दिया हुआ है किसमें, सेंटेंस में, और उसकी आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है किसमें, आंसर में ढूंढनी है। It is his privilege to present all the candidates for ordination to the bishops of diocese। diocese का मतलब क्या होता है, प्रांत या सूबा। प्रांत होते हैं ना, भारत में प्रांत थे, प्रोविजनल स्टेट्स,
तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो स्पेलिंग है प्रिविलेज की स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में गलत दी हुई है, ठीक है। प्रिविलेज यहां पर भी स्पेलिंग गलत है। डियोसेस की स्पेलिंग क्वेश्चन में करेक्ट दी हुई है, यहां पे गलत दी हुई है। ऑर्डिनेशन की स्पेलिंग यहां पे करेक्ट दी हुई है, यहां पर गलत दी हुई है। तो हमको करना क्या है कि जो स्पेलिंग क्वेश्चन में गलत दी हुई है उसकी राइट स्पेलिंग ढूंढनी है, और वो मिल जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूं। एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड है स्केप्टिव। स्केप्टिव का मतलब होता है जो दूसरों पे क्या करेगा, संदेह करेगा, डाउट करेगा, डाउटफुल। केयरफुल का मतलब होता है सजग। बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करने वाला। इन दोनों का मतलब क्या होता है, नास्तिक होता है। दोनों का मतलब ही क्या होता है, नास्तिक, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं। हमारा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं। प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। देखिए हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो क्लोज भी हैं और बड़े भी हैं, टू ट्विंकल देम। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पास में हैं और बड़े हैं जिससे हम उनकी चमक को देख पा रहे हैं। तो आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए जवानों, थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं इसको। एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास में इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है, किसी को अवॉइड कर देना, अनदेखा करना, ध्यान ना देना किसी बात। अच्छा, आप सिनोनिम एंटोनिम का देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन आया है। पहले वर्ड दिया जाता था, नीचे भी वर्ड दिया जाता था। अब क्या देखो, ऊपर वर्ड दिया हुआ है इग्नोर, लेकिन अब जो उसका आंसर आपको करना है वो सेंटेंस में से ढूंढना है। अवॉइड फूड विच मेक यू सिक। ऐसे फूड को अवॉइड करना जो आपको बीमार करता है। अवॉइड का मतलब तो अनदेखा करना होता है, तो ये तो सिनोनियम हो गया। हमको तो एंटोनियम देखना है, प्लस का माइनस बताना है, ये नहीं होगा। ऋतिका रिकॉग्नाइज कविता इन गैदरिंग। एक पार्टी हुई थी जहां पर सभी लोग आए थे, जिसमें ऋतिका और कविता आए थे। ऋतिका ने कविता को पहचान लिया। तो इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, तो यही इसका आंसर है। He did not success in gaining custody। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। To keep tidy kitchen and do not neglect। neglect का मतलब होता है अनदेखा करना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन लगेगा 2। 16 पर आ जाइए। आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है। इफ यू डू नॉट हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, यू विल हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सॉरी, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। अरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं बेटा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर रिजल्ट का मतलब क्या होता है, मन जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 में बेटा आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है, इसका मतलब मक्खन और रोटी नहीं होता, इसका मतलब होता है रोजी रोटी, रोजी रोटी। इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ब्रेड है और बटर है, ब्रेड के साथ में बटर नहीं। इसका मतलब होता है रोजी रोटी। आंसर हो जाएगा एन एक्टिविटी यू डू टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स, यही आंसर है। क्वेश्चन 18 पर आइए। द प्रोफेसर डिड नॉट ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन, डिड एन ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी से क्या करना, पक्षपात करना, ऑब्जेक्शन उठाना किसी पर। उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया एवोल्यूशन के ऊपर। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, पहले से ही किसी चीज को समझ लेना, फॉरटेल्स, इसके बारे में पहले ही अनुमान बना लेना। अनफेयर का मतलब होता है जो अनुचित हो। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। और अनबाइस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष। तो यही इसका आंसर है, निष्पक्ष। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें पक्षपात हो, और अनबाइस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 पे बेटा क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। हर वॉइस सॉफ्ट एंड डैश श्रिल फ्लोड एफर्टलेसली थ्रू द रूम।
अब यहाँ पे जो वर्ड आया ना श्रिल, श्रिल का मतलब होता है किसी की तीखी आवाज हो, तेज आवाज हो। पर्सिंग का मतलब क्या होता है, जो कान को चुभने वाला हो, तीक्ष्ण या तेज हो। नेजल का मतलब होता है नाक से बोलने वाली, नासिका, नाक से बोलने वाले शब्द। मेलो का मतलब होता है किसी की आवाज बहुत ही ज्यादा मेलोडियस हो, प्लीजेंट हो, अच्छी लगे किसी की आवाज। क्रॉकी का मतलब होता है कैकाफोनी यानी कर्कश आवाज। हमारा आंसर क्या हो जाए, किसी की तीखी आवाज है और दूसरे की आवाज कैसी है, मेलो है, बहुत ही मधुर आवाज है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। इनकरेक्ट का आपको सामना करना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। एक्यूरेट की स्पेलिंग सही है, एक्सीलेंस की सही है। मेंटेन की स्पेलिंग गलत है, एक्यूरेम की सही है। मेंटेन की जो सही स्पेलिंग होगी MAIN, यहाँ पर ए आएगा मेंटेन में, यहाँ ई दिया हुआ है, गलत है। फिलहाल आपका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3, गलत ही हमको ढूंढना था। चलिए जवानों, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यद्यपि मेरे पास बहुत सारा काम करने के लिए है। आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश इट ऑल बाय द एंड ऑफ द डे, मेरा प्रयास है कि मैं उसको आज समय के अंत तक, दिन के अंत तक कंप्लीट कर लूंगा। सो दैट आई कैन एंजॉय माई वीकेंड नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, ताकि मैं अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकूँ और मेरे पास कोई भी ऐसा कोई भी डेट ना रह जाए, ड्यू काम ना रह जाए। तो विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन, है ना, किसी भी काम को समय से पहले समाप्त कर लेना, बिल्कुल डेडलाइन पे ना करना। क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट ईयर आर्ट क्रिटिक्स प्रेज द एनिमेश एज इफ ही वर अ मास्टर बट ही टर्न आउट टू बी प्लेजर फॉर शॉर्ट टाइम। देखिए, प्लेजर फॉर शॉर्ट टाइम का मतलब होता है थोड़ी समय के लिए, थोड़े समय के लिए अच्छा लगना। अ डिश फिट फॉर गॉड का मतलब क्या हो जाएगा, टेस्टी फूड, टेस्टी फूड, तो ये तो नहीं होगा। आ हाउस ऑफ कार्ड का मतलब क्या होता है, ताश का महल, यानी कि जो पल भर में गिर जाए, ताश का घर या ताश का महल, टेम्परेरी हो जो। अब बोले इन चाइना शॉप का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या हो, असावधान हो, असावधान और अनियंत्रित, तो ऐसा हो जाता है बुल इन चाइना शॉप। ये तीनों नहीं होंगे। 9 डेज वंडर का मतलब होता है 9 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यानी थोड़े समय का आराम, 9 दिन की चांदनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। कॉमिकल का मतलब होता है मजाकिया, रेमेडियल का मतलब होता है उपचार करना, किसी का इलाज करना, पार्शियल का मतलब होता है कॉमेडी, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद या सौरो, रेबेलियस का मतलब होता है बदला लेने वाला, रेबेल। तो कॉमिकल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रेजिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एंटोनिम आपको बताना है बेटा। एज अ पनिशमेंट फॉर बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब क्या होता है, धोखा देना, क्या होता है, किसी को चीट करना। तो उसने क्या किया, अपने देश को धोखा दिया। द स्पाई हु सोल्ड सीक्रेट वाज सेंट टू डेथ। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस, जासूस ने क्या करा, सीक्रेट को बेच दिया, जिन्होंने सीक्रेट को बेचा था उसको जेल भेज दिया गया। लॉयल का मतलब वफादार होता है, यही इसका आंसर है। पेरिलस का मतलब होता है खतरे में, डेंजरस होता है। नेस्टी का मतलब होता है जो किसी से घृणा करेगा, हेटफुल। और इनफेडिलिटी का मतलब होता है डिसलॉयल। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, बेट्रियल का मतलब होता है धोखा देना और लॉयल का मतलब होता है वफादार। आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारी क्लास का। द ब्राइड हैज अ बिग विला, ब्राइड के दुल्हन के पास एक बड़ा विला है। इन कंपैरिजन टू द ब्राइड रूम हाउस, दूल्हे की तुलना में दुल्हन के पास में बड़ी संपत्ति है, बड़ा जायदाद। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट अंक या स्पेशल। लार्ज का मतलब होता है विशाल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे बिग है, बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल होगा, यही आंसर। देखिए एक हाथ क्वेश्चन तो आपको इतना फ्री हिट दिया ही जाता है पेपर में। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।